नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। कई दिवस हो गए हम आपके सामने एक लॉन्ग वीडियो नहीं ला पाए। थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्याओं के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया, लेकिन पूरी प्रयास करा कि आपको लगातार वीडियो हम देते रहे, शॉर्ट वीडियोज इस दौरान अपलोड होते रहे। और कंटेंट भी हमने पूरा प्रयास करा है कि आपकी परीक्षाओं के संबंध में, प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उपयुक्त रहे। कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहा है। तो चलिए आज चलते हैं। एक बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया है। देखिए अभी 7 अप्रैल 2024 को ये कुतुब मीनार पर देखिए, रवांडा के जो झंडा है वहाँ का, नेशनल फ्लैग, उससे उसके जो है चमकाया गया था, लाइटिंग करी गई थी। तो क्या आखिर क्या है ये कुतुब मीनार और रवांडा नरसंहार का संबंध? देखिए इससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा कि दुनिया में कब क्या कहाँ कैसे हो रहा है या हो चुका है, इसके बारे में समझने के लिए शायद हमारे दिमाग की नसें भी कमज़ोर पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। बहुत कुछ होता है, हमारे पास क्या पहुंचता है, हमें क्या जानकारी मिलती है, ये बहुत ही छोटा अंश होता है जो हमारे पास तक पहुंच पाता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा है ये। और इसका पूरा प्रयास करा है कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके आपको इस वीडियो में दिया जाए। दमकती कुतुब मीनार और रवांडा संहार। देखिए इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पसंद आए अगर ये मटेरियल आपको तो आप शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 साल पहले सन 1994 में रवांडा के तुत्सी समुदाय का नरसंहार हुआ था। बहुत ही कम लोगों को इस संबंध में जानकारी होगी, हालांकि बहुत ही विवादित मुद्दा रहा और आज तक ये विवाद से घिरा हुआ है। विश्व इतिहास के पन्नों में यदि यह दिवस याद किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम के लिए याद किया जाएगा। इस दौरान लगभग, आंकड़ों की बात करें तो 8 लाख लोगों की हत्या की गई थी। और यूनाइटेड नेशंस ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया है इसी संबंध में। अब आप कल्पना कर सकते, 8 लाख लोगों की हत्या। शायद सुनामी में भी इतनी हत्याएं इतनी नहीं हुई होंगी, मृत्यु। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, मेरे पास पर्याप्त आंकड़े इस संबंध में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। 8 लाख लोगों की हत्या इस हत्याकांड में हुई थी 1994 में। यही वजह है कि दिनांक 7 अप्रैल को की रात रवांडा के राष्ट्रीय ध्वज से भारत के दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को रोशन किया गया था। पूर्वी अफ्रीकी देश नरसंहार की याद में 30वां संस्मरण दिवस मना रहे हैं। जाहिर सी बात 1994 और अभी चल रहा है 2024, तो 30वां वर्ष है ये इस नरसंहार को गुजरे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव दम्मू रवि ने रवांडा की राजधानी की किगाली में नरसंहार के 30वें स्मरणोत्सव में भारत की तरफ से शिरकत की। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने एक पोस्ट में बताया, ये पोस्ट उनकी ट्विटर पर आई थी जिसे आजकल हम एक्स नाम से जानते हैं, कि रवांडा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत ने आज यानी 7 अप्रैल को कुतुब मीनार को रोशन किया गया है। और अभी आगे युगांडा का वो नरसंहार कत्लेआम जो हुआ था उसकी पूरी कहानी अभी आपके सामने आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 अप्रैल को रवांडा में नरसंहार की याद में इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में चिन्हित करने के लिए एक रिजोल्यूशन अपनाया था। इस रिजोल्यूशन के तहत सभी सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस दिन पीड़ितों को याद करते हैं। रवांडा और बाकी देशों में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को नरसंहार के पीड़ितों की याद में स्पेशल कार्यक्रम आयोजित करती है। तो इसके संबंध में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया हुआ है। और हर वर्ष जो है रवांडा और बाकी देश ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 7 अप्रैल को इसकी याद में एक स्पेशल कार्यक्रम आयोजित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। रविवार 7 अप्रैल को रवांडा के राष्ट्रपति पॉल गामांगे ने राजधानी किगाली में कब्रगाह पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। जो वर्तमान वहां के राष्ट्रपति पॉल गामांगे, इस कार्यक्रम का उन्होंने प्रतिनिधित्व करा। कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया के नेताओं के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी शामिल हुए, जिनके कार्यकाल में रवांडा का यह नरसंहार हुआ। देखिए ये
पॉइंट नोट करने वाला है। बिल क्लिंटन उस दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनके कार्यकाल में यह नरसंहार हुआ था, और बिल क्लिंटन खुद मानते हैं कि यह कार्यकाल में जो नरसंहार हुआ था उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। ये राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वयं स्वीकार किया है। आखिर कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ यह नरसंहार? देखिए, जो यूपीएससी, पीएससी या आरपीएससी वगैरह या अन्य किसी स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल की, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लेंदी बन सकता था इसका वीडियो, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करी है, तार्किक बात करी है, आंकड़ों को उठा करके बात करी है। तो इस वीडियो को ध्यान रखें और देखें, समझें, और इसके नोट्स बना सकते हैं तो बनाएं। आगे बढ़ते हैं। रवांडा हत्याकांड के पीछे छिपी वजह कारण पर जाएंगे तो इसकी शुरुआत दिनांक 6 अप्रैल 1994 को ही, जब रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हव्यारिमाना, जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति थे, उनका विमान को जो है मार गिराया था हुतू और इंटर हामवे नाम के मिलिशिया ग्रुप। तो वहां पर वैसे जो बात हो रही है, दो समुदायों की बात होगी, केवल दो समुदायों की ये लड़ाई थी जो इतना जो है विभत्स रूप ले लेती है। इसके बाद 7 अप्रैल से राजधानी में हत्या का सिलसिला शुरू हो गया और तुत्सी समुदाय, देखिए अभी मैंने आपसे चर्चा करी हुतू समुदाय की, अब आया तुत्सी समुदाय। तुत्सी समुदाय के लोगों का 100 दिनों तक बेरहमी से नरसंहार किया गया। ये राष्ट्रपति के विमान हादसे के बाद से, हालांकि विमान हादसे के किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर अभी भी विवाद पैदा है, लेकिन नरसंहार हुआ और किस समुदाय का हुआ? तुत्सी समुदाय के लोगों। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 50 दिन नहीं, पूरे 100 दिन तक लगातार ये हिंसक प्रक्रिया चालू रही और किसी ने भी इसको रोका नहीं। क्यों नहीं रोका, ये भी अभी आएगा सारा वीडियो में। जुलाई 1994 में रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट आरपीएफ के विद्रोही मिलिशिया के कब्जा करने के बाद हालात और बद से बदतर हो गई। ये जो पॉइंट है इसको भी ध्यान रखें, आगे की वीडियो में इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 2,50,000 महिलाओं का यौन शोषण किया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 2,50,000 जो महिलाएं थी उनका यौन शोषण किया गया, उनका बलात्कार किया गया। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी उस समाज में, और कैसा था वो समाज, क्या पूरा विश्व क्या कर रहा था, सारे देश क्या कर रहे थे, बड़ी विडंबना है। चलिए, रवांडा की कुल आबादी में हुतू समुदाय का लगभग 85%, हुतू समुदाय कितना है? 85%। लेकिन लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का देश पर वर्चस्व रहा। तो हुतू और तुत्सी, ये दो समुदायों का विवाद। इस नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को जमकर निशाना, बड़े प्लानिंग से साथ ये हत्याकांड हुआ था, बहुत ही प्लानिंग के साथ। मीडिया ने भी हिस्सेदारी करी, क्योंकि अखबार भी उन्हीं के थे और न्यूज़ चैनल्स भी उन्हीं के थे, तो इनके विरोध में जो भी बातें होती थी सारी फैलाई जाती थी, एक भ्रांति जनता में पैदा कर दी थी। हजारों प्रताड़ित तुत्सी लोग अपनी जान बचाकर युगांडा समेत दूसरे पड़ोसी मुल्कों में पलायन कर गए। निष्कासित तुत्सी समूह ने विद्रोही संगठन रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट आरपीएफ बनाया। संगठन 1990 के दशक में रवांडा आया और 1993 में एक शांति समझौते के साथ यह विद्रोह शांत हुआ। तो ये एक शॉर्ट लाइन, वन लाइनर आप कहें तो 1993 में जाकर के एक शांति समझौता हुआ था और यह विद्रोह शांत हुआ। परंतु परिस्थितियों ने विकराल रूप तब ले लिया जब तत्कालीन राष्ट्रपति के विमान को मार गिराया गया। सब कुछ सही चल रहा था, समझौता भी हो गया 1993 में, समझौते के बाद शांति कायम रही, लेकिन परिस्थितियां एकदम से कब बिगड़ी? जब उस समय के राष्ट्रपति के विमान को मार कराया गया। कुछ लोग इसके लिए हुतू चरमपंथियों को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कुछ रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट को, आरपीएफ जिसे कहते हैं, आरपीएफ को जिम्मेदार मानते हैं। तो कहानी चालू होती है अब, जो 6 अप्रैल 1994 को तत्कालीन राष्ट्रपति के विमान हादसे में जो हत्या कहें या मृत्यु हुई, उसके पश्चात 7 अप्रैल को से लगातार 100 दिनों तक नरसंहार चालू रहा। वास्तविकता में संदेह के विषय रहा कि राष्ट्रपति के विमान को किसने मार गिराया, परंतु 7 अप्रैल को जो नरसंहार घटित हुआ उसकी पूरी वजह केवल राष्ट्रपति की हत्या ही थी, जिसके चलते संपूर्ण रवांडा में हत्याओं का दौर
शुरू हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया। आपने एक बात ध्यान नहीं दी, मैंने इसका बैकग्राउंड भी रेड रखा है। जमीन पूरी लाल हो चुकी थी तो हमने तो बैकग्राउंड ही लाल किया है। आप देखिए, बहुत ज़रूरी था ये, और इसको वीडियो को पूरा देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि दुनिया में कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो की वह आवाज़ देखिए, प्लानिंग देखिए, प्रक्रिया देखिए उनका। रेडियो की वह आवाज़, तिलचट्टों को मार दो, इंसान नहीं है, तिलचट्टे हैं, तिलचट्टों को मार दो। जब इस तरीके की एक सार्वजनिक उद्घोषणा किसी बड़े मंच से होती है तो जनता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अब ये उस उद्घोषणा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उद्घोषणा किस तथ्य को लेकर, किस बिंदु को लेकर, किस दिशा को तय करने के लिए की गई। वो दिशा सही दिशा नहीं थी, वो दिशा थी नरसंहार की दिशा, वो दिशा थी बदले की भावना की दिशा, वो दिशा थी कत्ले आम की दिशा। तिलचट्टों को मार दो, इंसानों को उन्होंने तिलचट्टों की तरीके मारा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे हत्याकांड को बहुत ही व्यवस्थित तथा प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया गया। हुतू चरमपंथियों ने एक रेडियो स्थापित किया, खुद का रेडियो बनाया और एक अखबार शुरू किया जिसने नफरत का प्रोपोगंडा फैलाया। अब देखिए, चौथा पिलर मानते हैं मीडिया को, लेकिन मीडिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। ये सब जानते हैं, आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, सब अखबार पढ़ रहे हैं, सब न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, सबको पता है कि मीडिया क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो जो ये अखबार थे और जो इनका रेडियो था, उसने जानबूझ करके एक नफरत का प्रोपोगंडा फैलाया, खबरें इस तरीके से प्रदर्शित करी कि निगेटिविटी ही फैले। इनमें लोगों से आह्वान किया गया कि तिलचट्टों को साफ करो, मतलब तुत्सी लोगों को मार दो। बाकायदा जिन लोगों को मारा जाना था उनके नाम रेडियो पर प्रसारित किए गए। अब देखिए कितनी विडंबना है, कत्लेआम के लिए लोगों को, चयनित लोगों को मारने के लिए बाकायदे एक लिस्ट जारी करी गई, बाकायदे उस लिस्ट को बांटा गया, दिया गया अपने लोगों को, और अखबारों में उनके नाम प्रसारित करे गए और एक लिस्ट मुहैया कराई गई कि किन किन लोगों को मारना। हुतू समुदाय से जुड़े लोगों ने अपने तुत्सी समुदाय वाले पड़ोसियों को मार डाला। जो हुतू समुदाय के लोग थे, उनके जो आसपास पड़ोसी तुत्सी समुदाय के लोग रहते थे, उन्हें मार डाला। यही नहीं, कुछ युवकों ने अपनी पत्नियों को भी मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उनके मुताबिक अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें जान से मार दिया। बड़ा दबाव था, बहुत दबाव था, राजनीतिक दबाव था। वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें जान से मार दिया था। हजारों तुत्सी महिलाओं का अपहरण किया गया और उन्हें सेक्स स्लेव की तरह रखा गया। महिलाओं की दशा 1920 1918 से अमेरिका ने जो प्रयास करे थे, उसके बाद से काफी सुधार हुआ है। और भारतीय समाज में तो प्राय प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही, पौराणिक काल से ही महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता है, हम देवी की तरीके मानते हैं। लेकिन ये विडंबना देखिए कि ऐसे समाज में 1994 को ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, 1994 में कंप्यूटर भी चल रहे थे और उस दौरान अपने यूएनओ 1945 में गठित हो चुका था। भाई क्यों गठित हुआ है ना? और उसके बावजूद भी इस तरीके से, मैंने अभी पीछे आंकड़े दिए, 2,50,000 महिलाएं जिनके साथ जो है बलात्कार जैसी प्रक्रिया और उनके साथ जो है यौन शोषण हुआ, उनको सेक्स स्लेव की तरह रखा गया। सब तमाशबीन बने रहे। ये बिंदु भी समझना बहुत जरूरी है। सब तमाशबीन बने रहे। जो वैश्विक परिदृश्य था उस समय का, सबने आंखें मूंद ली थी बिल्ली की तरीके। क्यों मूंद ली थी, आगे जानते हैं। उस समय रवांडा में संयुक्त राष्ट्र और बेल्जियम की सेनाएं थी, परंतु उन्हें हत्याएं रोकने की इजाजत नहीं दी गई, नॉट परमिटेड। सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के 1 साल बाद अमेरिका ने तय किया कि वह अफ्रीकी विवादों में नहीं पड़ेगा। तो वो उनका व्यक्तिगत मसला था। सोमालिया में जो अमेरिकी सैनिकों की हत्या हुई 1 साल, तो उसके बाद से उन्होंने ये प्रण कर लिया कि हम अफ्रीकी विवादों में नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ हुतू सरकार के सहयोगी फ्रांस ने वहां पर फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए विशेष सैन्य दस्ता भेजा। फ्रांस के कुछ नागरिक जो वहां पर फंसे हुए थे उस नरसंहार के दौर में, तो उनको बचाने के लिए दस्ता भेजा, परंतु उन्होंने भी हत्याओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं करा। उन्होंने दस्ता भेजा, उन्होंने अपने लोगों के लिए, फ्रांसीसी जो लोग थे उनके लिए सुरक्षित स्थान, इलाका तैयार करा, परंतु उन पर भी ये आरोप लगता है कि उन्होंने इन हत्याओं को रोकने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किए। मानवाधिकार संस्था की रिपोर्ट की माने तो सत्ता पर कब्जा करने के बाद आरपीएफ के लड़ाकों ने हजारों हुतू नागरिकों की हत्या की। इससे भी ज्यादा हत्याएं उन्होंने
इंदिरा हाम्बे को खदेड़ते हुए कांगो में गए, परंतु आरपीएफ इससे साफ इनकार करता। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब शांति व्यवस्था लागू हो गई। उसके बाद भी हत्याओं का सिलसिला जारी रहा, जो कहीं किसी आंकड़े में नहीं है। वर्ष 2002 में एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का गठन हुआ। अब भाई जब इतना बड़ा मुद्दा हुआ, बिल क्लिंटन ने स्वयं स्वीकारा है कि ये मेरे कार्यकाल का सबसे काला दिन था, मेरे सबसे बड़ी विफलता थी मेरे कार्यकाल की। तो 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का गठन हुआ, लेकिन उसमें हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं दी। उसमें भी जो है, जो गुनहगार थे उनको सजा नहीं मिल पाई। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तंजानिया में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया, जिसमें कुल 93 लोगों को दोषी ठहराया गया और पूर्व सरकारों के दर्जनों हुतू अधिकारियों को सजा भी दी। जो मेन, अगर फर्स्ट लाइन में कहें तो 93 लोग थे जिनको सजा सुनाई गई, और मेन थे जो जो अगवा थे उस हत्याकांड के। और एक आंकड़ा ये भी आता है कि लगभग 10,000 लोगों की मौत जेलों में ही हो गई मुकदमा चलने के दौरान। भाई 1994 और 2002 में ये गठित हुआ है, तो उनकी मौतें भी होती रहीं बीच बीच में, जो गुनहगार थे इस हत्याकांड के। लगभग 10,000 लोगों की मौतें जेलों में। इस तरीके से जो है ये हत्याकांड मैंने पूरा आपको बताने का प्रयास करा है। वीडियो लंबा भी हो सकता था, और भी बातें हो सकती थी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना ज़्यादा बेहतर रहता है। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि इतना वक्त देता। लेकिन हाँ, इस वाक़ये को, इस मुद्दे को, इस प्रकरण को जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये प्रकरण पसंद आया होगा और इससे संबंधित जानकारी आप और बटोरते रहें। ये बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण विषय है ये। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।